दोस्तों, मलयालम सिनेमा की बात आते ही सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज आती है, दमदार कहानी और रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन। बीते कुछ वक्त में इस इंडस्ट्री ने अपने कंटेंट से न सिर्फ तहलका मचाया है, बल्कि बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए भी एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। और इसी शानदार लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है, केरला क्राइम फाइल्स सीजन 2। अगर आपने इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस बार की कहानी पूरी तरह से नई है। हाँ, कुछ पुराने किरदार इस सीजन में दोबारा जरूर नजर आते हैं, जो सीरीज से एक अच्छी कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं। इस बार भी सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड करीब 30 मिनट का है, यानी ना ज्यादा लंबा और ना बोरिंग। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये दमदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत एक बड़े म्यूजियम से होती है, जहाँ एक हाई प्रोफाइल चोरी हो जाती है। यहाँ से लगभग 2 करोड़ के एंटीक आइटम्स चोरी कर लिए जाते हैं। मामला गंभीर होने की वजह से पुलिस, मीडिया और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचती हैं और अपनी जांच शुरू कर देती हैं। इसी बीच डॉग स्क्वाड की एंट्री होती है। यहाँ हम उनके साथ एक खास ट्रेन किया गया कुत्ता भी देखते हैं, जिसका नाम होता है टेरी। टेरी शुरुआत में म्यूजियम में जाने से थोड़ा नखरे करता है, उसे बिस्किट देकर मनाना पड़ता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसकी हरकतें सबको चौंका देती हैं। वो किसी खास गंध का पीछा नहीं करता, बल्कि इधर उधर गोलमोल घूमने लगता है, फिर किसी कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक वो डॉग स्क्वाड वालों को काट लेता है और भागने लगता है, और जाकर एक टेबल के पास रुक जाता है और वहाँ पड़ी एक नुकीली चीज को निगल जाता है। इसके बाद कहानी सीधे 1 महीने आगे शिफ्ट होती है। अब हमें एक पुलिस ऑफिसर अमली राजू को दिखाया जाता है, जो एक कैदी को बस से लेकर कोर्ट की तरफ जा रहा होता है। उस कैदी का नाम होता है प्रसन्ना और उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है। सफर के दौरान अमली अपनी सीट एक बुजुर्ग को दे देता है। तभी एक पैसेंजर सवाल उठाता है कि मुजरिम को क्यों बिठाया गया है और पुलिस वाला खुद क्यों खड़ा है। तभी वो कैदी बोल पड़ता है, कौन कहता है कि मैं मुजरिम हूँ? क्या किसी ने मुझे जुर्म करते देखा है? कोर्ट ने अब तक फैसला भी नहीं सुनाया है। यहाँ अमली उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन प्रसन्ना चुप नहीं होता और पैसेंजर्स से भिड़ने लगता है। उसकी हरकतों से तंग आकर लोग उसे पीट देते हैं और फिर अमली भी उन्हें नहीं रोकता। अब थोड़ी देर के बाद अमली उसी कैदी को लेकर कोर्ट पहुंचता है। यहाँ हम प्रसन्ना को देखते हैं, जो बुरी तरह से घायल था और ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा होता। वो अमली से कहता है कि उसे पब्लिक नहीं बल्कि कुछ अलग लोगों ने मारा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ आधे घंटे के लिए बस में थे। अमली उसकी बातों को हल्के में लेता है और मुस्कुराकर कहता है कि तुम अपना दिमाग जरूरत से ज्यादा चला रहे हो। फिर बातों बातों में प्रसन्ना का एक रिश्तेदार वहां आता है और अमली से माफी मांगता है। इसके बाद अमली अपनी बेटी को फोन करता है और उससे कहता है कि वो चंद्री आंटी के घर जाकर अय्यप्पन के बारे में पूछताछ करे। पहले तो उसकी बेटी जाने से मना करती है, लेकिन अमली समझाता है कि वो खुद सीधे चंद्री आंटी से बात नहीं कर सकता, इसीलिए उसे ही वहां जाना होगा। अब दूसरे सीन में एक नए किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम है नोबुल। ये बंदा कोच्चि शहर में रहता है और असल में वो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उसकी पोस्टिंग किसी और डिपार्टमेंट में है। फिलहाल कहानी में नोबुल एक हॉस्पिटल आया होता है, क्योंकि उसे लगातार छींकें आ रही होती हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और फिर कहती है कि उसे डस्ट एलर्जी हो गई है। डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या उसके घर में कोई पालतू जानवर है। नोबुल जवाब देता है कि हाँ, घर में एक कुत्ता है। डॉक्टर अंदाजा लगाती है कि एलर्जी की एक वजह वो कुत्ता भी हो सकता है। इसके बाद नोबुल वापस अपने घर चला जाता है। इस बीच पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे होते हैं। दरअसल केरला पुलिस का मानना था कि पुलिस स्टेशन में तैनात कुछ अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं और कई तरह के गैर कानूनी धंधों में शामिल हैं, जैसे कि अंडरवर्ल्ड के साथ नशीले पदार्थ का कारोबार और रियल एस्टेट में भ्रष्टाचार। इसलिए डिपार्टमेंट ने करीब 28 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया होता है। इन ट्रांसफर किए गए अफसरों में नोबुल भी शामिल होता है। दूसरी तरफ एक और आदमी अमली राजू को फोन करके पूछता है कि क्या उसका नाम भी उन 28 ट्रांसफर हुए लोगों में है। अमली जवाब देता है कि उसे खुद ठीक से नहीं पता। फिर वो उसी शख्स से पूछता है कि जो काम उसे सौंपा गया था उसका क्या हुआ, यानी अय्यप्पन का फोन ट्रैक करने का काम। तब वो आदमी बताता है कि अय्यप्पन कल किसी और जगह गया था, फिर कई गांवों का चक्कर काटकर वापस उसी गांव लौट आया है। ये सुनकर अमली चौंक जाता है। उसी समय वो अपनी बेटी को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो चंद्री आंटी के घर गई थी। बेटी कहती है कि अभी तो नहीं गई, लेकिन जाने वाली थी। अमली तुरंत कहता है कि अब मत जाना। अगले दिन DYSP के ऑफिस में कई पुलिस अफसरों की एक अहम मीटिंग चल रही होती है। इस मीटिंग में कुरियन और नोबुल भी शामिल होते हैं। इस बार नोबुल को एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से एक नए स्टेशन पर तैनात किया जाता है और उसी स्टेशन पर कुरियन की भी पोस्टिंग होती है।
दोनों आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। नोबुल कुरियन को बताता है कि उनके नए पुलिस स्टेशन में भी 2 अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। बाद में जब दोनों स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां प्रवीण नाम का एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि उनमें से एक अफसर फिलहाल कहीं बाहर गया है और दूसरे का नाम है अमली राजू, जो अब तक स्टेशन नहीं पहुंचा। कुरियन प्रवीण से कहता है कि अमली के घर फोन करके पता करो कि वो कहाँ है। उधर अमली की बीवी और बेटी एक मोबाइल शॉप पर होती हैं और बेटी अपने पापा यानी अमली को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं उठता। तभी प्रवीण भी अमली की बेटी को फोन करके अमली के बारे में पूछता है। बेटी कहती है कि उसने भी कॉल किया था लेकिन पापा फोन नहीं उठा रहे। कुछ समय के बाद नोबुल फिर से कुरियन के पास आता है और कुरियन बताता है कि अमली राजू का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो आखिर गया कहाँ है। इसी दौरान सुनील नाम का एक और पुलिस वाला कुरियन के पास आता है। सुनील को भी हाल ही में ट्रांसफर मिला होता है। कुरियन उसे भी बताता है कि अमली राजू का भी ट्रांसफर हुआ है, लेकिन कल रात से वो नॉट रीचेबल है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। सुनील ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो अमली को काफी समय से जानता है और उसे पता था कि अमली बिना बताए कहीं नहीं जाता। वहीं सुनील फौरन उसे कॉल करता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अमली का फोन एक सड़क किनारे नाली के पास गिरा हुआ पड़ा है। अब दूसरे सीन की शुरुआत एक डॉग रिटायरमेंट होम से होती है, जहां कई बूढ़े और बीमार कुत्तों की देखभाल की जाती है। इसी जगह पर वो कुत्ता टेरी भी होता है, जिसे हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था जब वो म्यूजियम में अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। अब टेरी की तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी थी, इसलिए एक डॉक्टर रोज आकर उसका ट्रीटमेंट करती है। कुछ ही समय में उसका अडॉप्शन भी होने वाला है, लेकिन उसकी हालत लगातार और खराब होती जा रही है। उसकी एक बुरी आदत थी कि वो जो भी चीज सामने आती है उसे खाने की कोशिश करता है। इसी वजह से उसके मुंह को बांध कर रखा गया है ताकि वो कोई नुकसान ना कर बैठे। उसी रिटायरमेंट होम में काम करने वाला एक शख्स अपने इंचार्ज के पास आकर कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि टेरी का एक्सरे करना पड़ेगा क्योंकि हालत अब गंभीर होती जा रही है। इस सीन में हमें अय्यप्पन की एक झलक मिलती है, जो कुछ महीनों पहले उसी डॉग होम में काम करता था। दरअसल ये एक फ्लैशबैक सीन होता है। अय्यप्पन वहाँ कुत्तों की देखभाल करता था और अब वही अय्यप्पन अमली की तलाश में लगा हुआ है। खैर, इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है, जहाँ सुनील कुरियन और नोबुल के साथ अमली के बारे में बातचीत करता है। सुनील कहता है कि अमली सर बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली और कई कुख्यात अपराधियों को सुधारा है। इस बातचीत के दौरान प्रवीण एक वकील को कॉल करता है और अमली के केस के बारे में पूछता है। वकील कहता है कि वो केस तो कब का खत्म हो गया है और साथ ही वो ये भी बताता है कि अमली को लॉटरी खरीदने का बड़ा शौक है। हर शाम वो लॉटरी की दुकान पर जाकर कुछ न कुछ टिकट खरीदते रहते हैं। प्रवीण ये सारी जानकारी कुरियन को बताता है और कहता है अमली शायद कोर्ट से निकलकर सीधे लॉटरी खरीदने गया था। कुरियन आदेश देता है कि वो और सुनील जाकर उस लॉटरी दुकान की जांच करें। फिर दोनों वहां पहुंचते हैं और दुकान के मालिक से अमली के बारे में पूछताछ करते हैं। दुकान वाला बताता है कि अमली रोज 10 से 15 लॉटरी टिकट्स खरीदते थे, लेकिन कल वो आए जरूर थे मगर टिकट नहीं खरीदे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने टिकट खरीदने की कोशिश की उसी वक्त किसी का फोन आया। वो फोन पर बात करते करते दुकान से थोड़ा आगे निकल गए। प्रवीण और सुनील वहीं पास में खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या उन्होंने अमली को देखा था। वो बुजुर्ग बताते हैं कि हाँ, उन्होंने अमली सर को देखा था। वो पैदल चल रहे थे और फिर उन्होंने एक ऑटो पकड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी वक्त एक कार भी उस ऑटो को फॉलो करने लगी थी। जब प्रवीण पूछता है कि क्या कार वाकई उसी ऑटो के पीछे गई थी, तो बुजुर्ग साफ बताते हैं कि हाँ, कार पहले वहीं सड़क के किनारे खड़ी थी और जैसे ही ऑटो चला वो कार भी उसके पीछे पीछे निकल गई। इतना ही नहीं, वो बुजुर्ग उस कार का रंग और मॉडल भी याद करके बता देते हैं। अब कहानी का रुख कुछ और ही मोड़ ले लेता है। कुरियन और नोबुल को अब ये एहसास होने लगता है कि अमली राजू के मामले में कुछ तो गड़बड़ है, कोई बात साफ नहीं बैठ रही। उधर सुनील और प्रवीण उस ऑटो ड्राइवर को ढूंढ निकालते हैं जिसने कल अमली को पिक किया था। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि हाँ, कल राजू सर मेरे ही ऑटो में बैठे थे। मैंने उन्हें एक जगह पर उतारा और मेरी ऑटो के ठीक पीछे एक कार आकर भी रुकी थी। राजू सर उस कार वाले आदमी से बात करने लगे और फिर उसी गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गए। ऑटो ड्राइवर ये भी कहता है कि उसे गाड़ी का नंबर तो याद नहीं, लेकिन गाड़ी के ऊपर एक टैक्सी जैसा स्टिकर जरूर लगा हुआ था, जो आमतौर पर कमर्शियल गाड़ियों पर होता है। इस बीच सीन कट होकर एक घने जंगल में चला जाता है, जहां हम वही नीली कार खड़ी हुई देखते हैं जो पहले ऑटो के पीछे थी। पुलिस को कुछ देर बाद अमली राजू का मोबाइल भी मिल जाता है, जो सड़क के किनारे एक गंदी सी नाली में फेंका हुआ होता है। नोबुल तुरंत कुरियन को कॉल करके ये जानकारी देता है कि राजू का फोन मिल चुका है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर किसी ने उसे वहां फेंका हो।
फॉरेंसिक टीम भी यही रिपोर्ट देती है कि फोन के ऊपर खून के कुछ निशान मिले हैं। कुछ समय बाद जब लैब रिपोर्ट आती है तो उसमें कंफर्म हो जाता है कि फोन पर लगा खून अमली राजू का ही है। अब नोबुल एक और पुलिस ऑफिसर के साथ अमली के घर पहुंचता है, जहां उनकी मुलाकात उसकी बेटी से होती है। बेटी बताती है कि कल ही उसके पापा ने उसे कॉल करके कहा था कि चंद्री आंटी के घर जाकर अय्यप्पन के बारे में पूछो। वहीं अमली की बीवी भी पुलिस को एक अहम जानकारी देती है कि अमली की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और तलाक के बाद उसने दूसरी शादी की। हैरानी की बात यह है कि उसकी पहली बीवी अब अय्यप्पन की पत्नी है और अमली और अय्यप्पन अच्छे दोस्त भी माने जाते थे। अब पुलिस की नजर अय्यप्पन पर जाती है और वो उसकी जानकारी खंगालना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि अय्यप्पन का पास्ट साफ नहीं है, वो पहले एक क्रिमिनल था। हालांकि फिलहाल वो एक डॉग शेल्टर में काम करता है। नोबुल कुरियन को बताता है कि उसने भी अय्यप्पन की जांच की थी और उसे भी यही पता चला था कि अय्यप्पन उसी डॉग रिटायरमेंट सेंटर में नौकरी करता है। लेकिन हाल की रिपोर्ट में सामने आता है कि अय्यप्पन ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है और कहा है कि वो अपने गांव जा रहा है, पर असल में वो अपने गांव गया ही नहीं और अब तक किसी को नहीं पता कि वो गया कहाँ है। इसके बाद नोबुल और एक और ऑफिसर चंद्री के पास जाते हैं। चंद्री बताती है कि जब उसका अमली से तलाक हुआ था तो उसी अमली ने उसकी शादी अय्यप्पन से करवाई थी। ये बात सुनकर नोबुल और भी चौंक जाता है। वो कुरियन को जाकर बताता है कि असल में अमली खुद भी अय्यप्पन को ढूंढ रहा था। उसने उसे ढूंढने के लिए कई बार कॉल किया, किसी से उसका नंबर ट्रैक करवाया और उसके कॉल हिस्ट्री भी चेक करवाई। जब अमली के फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो पता चला कि उसे बार बार कर्नाटका से फोन आए थे। इतना ही नहीं, जिस दिन अमली गायब हुआ उसी दिन अय्यप्पन के मोबाइल से अमली को एक मैसेज आया था। उस मैसेज में किसी कार का नाम लिखा हुआ था। अब पुलिस को शक होता है कि यही वो कार हो सकती है जिसके बारे में ऑटो ड्राइवर ने बताया था। हो सकता है कि अमली उसी कार में बैठकर कहीं गया और फिर उसका कोई अता पता नहीं चला। दूसरी तरफ सीन फिर से डॉग शेल्टर की तरफ जाता है। वहाँ का इंचार्ज एक कर्मचारी को बुलाकर कहता है कि कुछ पुलिस वालों ने अय्यप्पन के बारे में पूछताछ की है, लेकिन तुम लोग कोई जल्दबाजी में जवाब मत देना, मैं खुद संभाल लूंगा। तभी एक चौंकाने वाली चीज सामने आती है। इंचार्ज किसी कब्र के पास खड़ा होता है और इससे साफ जाहिर होता है कि डॉग शेल्टर के पीछे किसी को दफनाया गया है। इसके बाद कहानी थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें एक स्कूली लड़के को दिखाया जाता है जो हर दिन स्कूल में पढ़ाई के दौरान लंच ब्रेक में एक कुत्ते के साथ खाना खाता है। उस लड़के और कुत्ते की दोस्ती को देखकर बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर एक दिन जब एक बॉल उसकी तरफ आती है तो उसका कुत्ता बॉल लेकर पूरे ग्राउंड में दौड़ने लगता है। ये देख अब दूसरे लड़के उस कुत्ते को मारने लगते हैं। तब वो लड़का अपने कुत्ते को बचाने के लिए बाकी सभी को जबरदस्त तरीके से पीट देता है। बाद में स्कूल का हेड मॉनिटर उसे हल्की सी सजा देता है और ये भी ताना मारता है कि इसका बाप भी ऐसा ही था और ये भी वैसा ही है। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में लौटती है, जहाँ सुनील की पत्नी और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ वो सुनील को कॉल करके पूछती हैं कि वो कब तक घर आएगा। सुनील जवाब देता है कि अभी तुम दोनों घर से निकलो, मैं कल ही आ पाऊंगा। उधर कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति अजी विलियानी को गुप्त रूप से लेकर कुरियन और नोबुल के पास आते हैं। जानकारी मिलती है कि कुछ दिन पहले अमली राजू ने मिट्टी खुदाई के एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अजी विलियानी से संपर्क किया था। इस मामले में एक और व्यक्ति मिथिलाज भी शामिल था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अजी को मिला, मिथिलाज को नहीं। कुरियन पूछता है कि इस डील में अमली राजू को कितना कमीशन मिला। अजी साफ कहता है कि राजू सर को खरीदा नहीं जा सकता, अगर वो रिश्वत लेते तो आज उनके पास बहुत संपत्ति होती। कुरियन बताता है कि जब अमली के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो उनमें कर्नाटका का एक नंबर मिला जो मिथिलाज के रिकॉर्ड्स में भी था। अजी कहता है कि मिथिलाज का कर्नाटका में काफी अच्छा नेटवर्क है, वो गोल्ड, हवाला जैसे कई गैर कानूनी काम करता है। उसी वक्त नोबुल को खबर मिलती है कि मिथिलाज खुद क्राइम ब्रांच में आकर सरेंडर कर चुका है। दूसरी तरफ अलवा में मनोज नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। इस वक्त मनोज की हिरासत में 3 लोग होते हैं। मनोज का सीनियर ऑफिसर उसे आकर कहता है कि जब तक ये केस सुलझे नहीं तब तक सारी बात कॉन्फिडेंशियल रखनी है। उसी समय नोबुल वहां आता है। मनोज उसे इन तीनों के बारे में बताने लगता है। असल में कल रात मनोज और उसकी टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें एक गाड़ी की जानकारी मिलती है जिसमें 3 लोग बेंगलुरु से केरला आ रहे थे। गाड़ी का नंबर मैच होते ही मनोज ने उसे रोक लिया। असल में ये तीनों कर्नाटका पुलिस के ऑफिसर होते हैं जो किसी सस्पेक्ट को अरेस्ट करने के लिए केरला आए थे। जब मनोज इनसे सस्पेक्ट का नाम पूछता है तो ये कह देते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है। इन्हें देखकर मनोज को शक होता है कि सस्पेक्ट यही तीनों हैं। जब मनोज इनकी गाड़ी को चेक करता है तो उसमें 20 लाख रुपए कैश मिलते हैं। पूछताछ करने पर पता चलता है कि इनमें से 10 लाख रुपए मिथिलाज ने दिए थे
और बाकी 10 लाख अमली राजू ने। नोबुल कहता है कि कल ही मिथिलाज ने क्राइम ब्रांच में आकर सरेंडर कर दिया है। अब नोबुल सोच में पड़ जाता है कि अगर राजू रिश्वत या कमीशन नहीं लेता था तो उसके पास 10 लाख रुपए कहां से आए। दूसरी तरफ नोबुल की टीम का एक मेंबर उस डॉग शेल्टर पहुंचता है और अय्यप्पन के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वहां किसी को कुछ पता नहीं होता। उसी वक्त कुरियन क्राइम ब्रांच ऑफिस में उस मिथिलाज से मिलने आता है जो सरेंडर हो चुका है। कुरियन पूछता है कि क्या तुम मीडियन डील को लेकर राजू से नाराज थे। मिथिलाज कहता है कि हाँ, डील मुझे मिलनी थी लेकिन राजू ने अजी को दे दी। लेकिन राजू ने मुझे एक और अच्छा ऑफर दिलाया। मुझे पैसों की जरूरत थी, राजू ने मेरी मदद की और डील सेट करवा दी। उनके काफी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। मिथिलाज आगे कहता है कि कर्नाटका पुलिस वाले एक केस में केरला आए थे। उनकी लिस्ट में 6-7 स्मगलर्स थे जिनमें मेरा और अजी का नाम भी था। तभी उन्हें राजू के बारे में भी पता चला। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि राजू खुद भी एक पुलिस वाला है तो उन्होंने लिस्ट से नाम हटाने के लिए और भी ज्यादा पैसे मांगे। राजू ने अब तक इज्जत की जिंदगी जी थी और रिटायरमेंट से पहले नाम खराब करना नहीं चाहता था, इसलिए जैसे तैसे पैसे एडजस्ट करके उन्हें दे दिए। जब वो तीनों पुलिस वाले वापस जा रहे थे तब मनोज के हाथ लग गए। मनोज और नोबुल को ये सारी बातें वो तीनों पुलिस वाले बताते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अमली राजू खुद ब्लू कार में पैसे देने आया था, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कौन था उन्होंने वो ध्यान नहीं दिया। इसके बाद नोबुल प्रवीण को फोन करके एक पेट्रोल पंप का पता बताता है और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहता है। वो ये पता लगाना चाहता है कि राजू को अपनी गाड़ी में बैठाने के बाद नीले रंग की गाड़ी किस रास्ते गई। पुलिस वाले उसी पेट्रोल पंप के आसपास उस नीले रंग की गाड़ी की तलाशी करने लगते हैं। अगली सुबह कोच्चि में जब नगर पालिका के कर्मचारी सड़क साफ कर रहे होते हैं तो एक महिला को एक कटी हुई उंगली मिलती है। वो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी देती है। इसके बाद कहानी थोड़े समय के लिए फ्लैशबैक में जाती है। वहाँ उस स्कूल के लड़के को दिखाया जाता है जो घबराया हुआ भाग रहा है। वो एक जगह पर जाकर देखता है कि उसके पिता जमीन पर पड़े हैं, शायद उन्हें सांप ने काट लिया था। वहाँ काफी भीड़ जमा थी लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। उल्टा लोग उन पर पत्थर फेंक फेंक कर उन्हें मार डालते हैं। उस भीड़ में सिर्फ एक काला कुत्ता उनके पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कहानी वापस आज के समय में आती है। कुरियन और नोबुल डीएसपी के पास जाकर उन्हें कर्नाटका पुलिस के बारे में बताते हैं। वो केस की जानकारी देते हैं। डीएसपी कहता है कि अभी इस मामले को यहीं रोक देते हैं और पहले हम उस अमली राजू के बारे में पता करते हैं। कुरियन अपना आइडिया लगाता है कि जब कर्नाटका पुलिस ने राजू को ब्लैकमेल किया होगा तो उसने पैसे जुटाने के लिए अय्यप्पन से संपर्क किया होगा। अय्यप्पन तो चोर था, इसलिए शायद उसने ही पैसे का इंतजाम करके राजू को दिए होंगे। डीएसपी कहता है कि अगर ऐसा है तो हाल ही में हुई चोरी के मामलों की जांच शुरू करो, शायद कोई सुराग मिल जाए। पुलिस वाले जब अय्यप्पन का फोन नंबर ट्रैक करते हैं तो पता चलता है कि आखिरी बार अय्यप्पन के फोन पर अमली का मैसेज आया था और उसके बाद अय्यप्पन का फोन बंद हो गया। इसी तरह पुलिस ये भी पता करने लगती है कि हाल ही में कोई नीले रंग की गाड़ी चोरी तो नहीं हुई। इसके बाद कुरियन और नोबुल अय्यप्पन की पत्नी चंद्री को थाने बुलाकर अय्यप्पन के बारे में पूछताछ करते हैं। वो उसे हल्का फुल्का डराते धमकाते हैं। चंद्री पुलिस वालों को बताती है कि कुछ दिन पहले अमली राजू उसके घर पर आया था और उसने अय्यप्पन को कर्नाटका पुलिस द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की सारी बात बताई थी। अय्यप्पन ने उसे सलाह दी थी कि तुमने मिथिलाज की मदद की थी तो उससे ही बाकी पैसे क्यों नहीं मांग लेते, लेकिन राजू किसी से पैसे लेना नहीं चाहता था। राजू ने अय्यप्पन से कहा कि केवल वही पैसों का इंतजाम कर सकता है क्योंकि उसके पास एक रास्ता है। फिर वो दोनों कुछ सीक्रेट लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। राजू कहता है कि काम पूरा होने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ पैसे उसे दे दे और बाकी अय्यप्पन खुद रख ले। अय्यप्पन पहले तो मना करता है लेकिन राजू उसे मना लेता है। चंद्री पुलिस को बताती है कि उसे नहीं पता कि उन दोनों के बीच में किस काम की बात हुई थी। अगले ही दिन अय्यप्पन दूसरे गांव चला गया। 4 दिन बाद अय्यप्पन ने चंद्री को फोन करके उसे भी अपने पास बुलाया और कहा कि वो दोनों वहां आकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और कब तक राजू की बात मानते रहेंगे। लेकिन चंद्री उसके पास जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि राजू ने उन पर बहुत एहसान किए थे। उसने अय्यप्पन के ऊपर से भी कई केसेस हटवाए थे और उन्हें एक परिवार और घर दिया था। ये सुनकर अय्यप्पन भी कुछ नहीं कहता और अपने गांव वापस चला जाता है। दूसरी तरफ दो पुलिस वालों को रेलवे स्टेशन के पास पार्क की हुई नीले रंग की कार मिल जाती है। वो तुरंत नोबुल को फोन करके इसकी जानकारी देते हैं। नोबुल उनसे कहता है कि पहले वो गाड़ी के मालिक का पता लगाएं। उसी समय मनोज कुरियन को फोन करके उस कटी हुई उंगली के बारे में बताता है। उस उंगली को जांच के लिए लैब में भेजा जाता है। अगले दिन रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि इंसान की मौत के बाद उंगली काटी गई है और उसका ब्लड ग्रुप राजू के ब्लड ग्रुप से मेल खाता है।
और ज्यादा पुष्टि के लिए राजू का ब्लड सैंपल जरूरी है। जहां उंगली मिली थी वहां का सीसीटीवी फुटेज जांचने पर पता चलता है कि वहां कोई रुका नहीं, कोई गाड़ी नहीं गुजरी और ना ही कोई इंसान कुछ फेंकने आया था। लेकिन जब पुलिस को उंगली मिली थी तो वो थोड़ी गीली थी। नोबुल भी पिछली रात का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। फॉरेंसिक टीम नीली कार की जांच करती है तो पता चलता है कि गाड़ी को अच्छे से धोया गया था, लेकिन उसमें से खून के कुछ सैंपल्स भी मिले हैं। नोबुल जब सीसीटीवी फुटेज को देख रहा होता है तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उस रास्ते से इंसान तो नहीं गए थे, लेकिन एक गली का कुत्ता थोड़ी देर वहां रुककर वापस चला गया था। नोबुल अंदाजा लगाता है कि शायद उस कुत्ते ने कहीं पर इंसान का मांस खाया होगा और इंसान की उंगली हजम नहीं हुई, इसलिए उसने वहां उल्टी कर दी, जिस वजह से उंगली पर चिकनाहट थी। थोड़ी देर बाद लैब की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कुत्ते ने ही उंगली की उल्टी की थी। नोबुल एक एक्सपर्ट को बुलाकर उंगली की तस्वीरें दिखाता है और उसके बारे में पूछता है। एक्सपर्ट उंगली को देखकर बताता है कि कुत्ते ने उसे खाने के 10 मिनट के अंदर ही उल्टी कर दी होगी, क्योंकि वो थोड़ी ही पची थी। ये जानने के बाद नोबुल मनोज को अपना एक विचार बताता है। वो कहता है कि जिस जगह पर कुत्ते ने उल्टी की, अगर हम उस कुत्ते का पीछा करें तो पता लगा सकते हैं कि वो उस उंगली को कहां से लेकर आया था। यानी अगर हम उस कुत्ते को सीसीटीवी फुटेज में फॉलो करें तो हमें पूरा रूट मैप मिल सकता है। इस आइडिया को अच्छा मानकर पुलिस वाले आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठा करने लगते हैं। दुकानों के, सुपरमार्केट के, रेस्टोरेंट के कई पुलिस वाले इस काम में लग जाते हैं। जिस कैमरे में वो कुत्ता नजर आता है वो फुटेज को सेव करते रहते हैं। बहुत देर तक पीछा करने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि वो कुत्ता एक बंद पड़े स्टेडियम से आया था। वो स्टेडियम काफी समय से बंद था और लोग यहाँ कचरा डालते थे। अगले दिन फॉरेंसिक टीम उस स्टेडियम में जाकर जांच शुरू करती है। उन्हें स्टेडियम के अंदर एक जगह पर खून के कुछ सैंपल्स मिलते हैं। इसके बाद नोबल और उसकी टीम ऑगस्टिन नाम के एक व्यक्ति के पास जाते हैं, जिसकी नीली कार पुलिस वालों को मिली थी। ऑगस्टिन ने कुछ दिन पहले अपनी गाड़ी के गुम होने की शिकायत लिखवाई थी। नोबल ऑगस्टिन से पूछता है कि तुमने शिकायत दर्ज कराने के बाद कोई अपडेट क्यों नहीं पूछी। उसे थोड़ा डरा धमकाकर वो पूछते हैं कि क्या वो अय्यप्पन को जानता है। डर के मारे ऑगस्टिन उन्हें सच बताता है। कुछ दिनों पहले अय्यप्पन उसके पास आया था। ऑगस्टिन भी पहले चोर हुआ करता था, लेकिन अब शरीफों की जिंदगी जी रहा था। अय्यप्पन उसका दोस्त था, इसलिए उसने अपनी कार अय्यप्पन को दी थी। अय्यप्पन ने उससे कहा था कि वो 2 दिन बाद पुलिस को कार गुम होने की शिकायत लिखवा दे, और ये भी बताया था कि उसने गाड़ी रेलवे स्टेशन के पास पार्क कर दी है। अय्यप्पन नहीं चाहता था कि ऑगस्टिन इस मामले में फंसे, इसलिए उसने शिकायत लिखवाने को कहा था। ऑगस्टिन को ये नहीं पता था कि अय्यप्पन ने गाड़ी के साथ क्या किया। इसके बाद नोबुल कुरियन से मिलकर कहता है कि उसे लगता है कि डॉग शेल्टर वाले कुछ छुपा रहे हैं। अगर वहां के इंचार्ज से पूछताछ की जाए तो कुछ पता चल सकता है। कुरियन तुरंत एसपी से इसकी इजाजत ले लेता है। दूसरी तरफ 2 पुलिस वाले एक सेंट्रल जेल में जाते हैं। ऑगस्टिन से उन्हें एक एजेंट के बारे में पता चला था जो अय्यप्पन और ऑगस्टिन के चोरी के माल को बेचता था। शायद अय्यप्पन उसी एजेंट के पास गया होगा। फिलहाल वो एजेंट जेल में था। वो दोनों पुलिस वाले कोयम्बटूर तमिलनाडु की जेल में उस एजेंट से मिलने जाते हैं। एजेंट का नाम सेलव राज था, जो एक बूढ़ा व्यक्ति था। सेलव राज पुलिस को बताता है कि हाँ, अय्यप्पन उसके पास आया था और उसने ही अय्यप्पन की डील तय की थी, लेकिन वो ये नहीं बताता कि आखिर किसके साथ। ये बहुत ही सीक्रेट था। पुलिस वाले पूछते हैं कि अय्यप्पन कौन सा सामान लेकर आया था। सेलवराज बताता है कि वो एक पुरानी कलाकृति थी, एक पुराना गहना जिसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपए होगी। उसी दिन डील खत्म करके अय्यप्पन वापस केरला चला गया था। एक और चौंकाने वाली बात ये थी कि ये बूढ़ा सेलवराज एक पॉक्सो केस में जेल में था। दूसरी तरफ डॉग शेल्टर का इंचार्ज थाने आता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक रात टेरी को डिनर देने के बाद एक कर्मचारी उसे दवा देने के लिए उसके पास जाता है। वो देखता है कि जिस ब्लॉक में टेरी था उसकी चाबी रैक में नहीं है। वो सोचता है कि शायद कोई दूसरा कर्मचारी दवा देने गया होगा। जब वो टेरी के ब्लॉक में जाकर देखता है तो वो अय्यप्पन को टेरी के साथ कुछ करते हुए देखता है। अय्यप्पन तुरंत वहां से भाग निकलता है। जब वो कर्मचारी ब्लॉक के अंदर जाकर देखता है तो टेरी मर चुका होता है। अय्यप्पन ने टेरी का पेट काट दिया था, जिससे ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इंचार्ज अपने सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहता है कि अगर ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो सबकी नौकरी जा सकती है, इसलिए इस मामले को यहीं दबा देना होगा। वो टेरी की लाश को वहीं कहीं दफना देते हैं और रिपोर्ट में लिख देते हैं कि टेरी की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। इंचार्ज की बातें सुनकर कुरियन उसे बहुत डांटता है कि अगर उसने ये बात पहले बता दी होती तो अय्यप्पन आज उनकी हिरासत में होता। किसी को नहीं पता था कि अय्यप्पन ने टेरी को क्यों मारा।
जबकि वो उसे बहुत प्यार करता था। उसी समय एक और पुलिस वाला उनके पास आकर एक चौंकाने वाली खबर देता है कि उस पुराने स्टेडियम में 2 खून के सैंपल्स मिले हैं, एक अमली राजू का और दूसरा अय्यप्पन का। इसका मतलब शायद ये दोनों मर चुके हैं। इसके बाद मनोज अपना एक अंदाजा नोबुल को बताता है। अमली राजू को पैसे की जरूरत थी और उसने अय्यप्पन से मदद मांगी। अय्यप्पन ने कुछ चीजें चुराकर कोयम्बटूर में डील की और पैसे हासिल किए। कोयम्बटूर जाने के लिए उसने ऑगस्टिन की कार इस्तेमाल की थी। जब अय्यप्पन वापस केरला जा रहा था तो उसे रास्ते में कोई मिल गया होगा। उसने अय्यप्पन को डरा धमकाकर राजू का नाम पूछ लिया होगा। शायद जाने अनजाने में राजू और अय्यप्पन ने किसी का कुछ बिगाड़ा था और वो आदमी उनसे बदला लेना चाहता था। उस आदमी ने वही कार लेकर अय्यप्पन के फोन से राजू को मैसेज किया होगा और कहा होगा कि उसे अय्यप्पन ने भेजा है। इस तरह उसने राजू को पैसे दिए होंगे। अब पुलिस वाले ये मान लेते हैं कि केस में ऐसा ही हुआ होगा। अगले दिन नोबुल और एक पुलिस वाला डॉग स्क्वाड के इंचार्ज के पास जाते हैं टेरी के बारे में और जानकारी हासिल करने। वो उन्हें बताता है कि म्यूजियम की डकैती के दौरान जब वो टेरी को लेकर गए थे तो उसने बहुत ही अजीब हरकतें की थी। बाद में जांच में पता चला कि टेरी को अल्जाइमर था, यानी वो चीजों को पहचानना भूल गया था और अपने मालिक को भी भूल गया था। इसी वजह से उसे डॉग शेल्टर भेज दिया गया था। नोबुल अपनी टीम के सदस्यों से म्यूजियम की तस्वीरें और टेरी की हरकतों का वीडियो लाने को कहता है। कुरियन और नोबुल उस पशु चिकित्सक से भी मिलते हैं जिसने टेरी का इलाज किया था। डॉक्टर बताती है कि म्यूजियम की घटना के बाद जब टेरी को उसके पास लाया गया तो वो अपनी याददाश्त खो चुका था। उसे ये भी याद नहीं था कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। जब उसने उसका एक्सरे लिया तो उसके पेट में कई चीजें मिली, जैसे पिन होल्डर, कांच के टुकड़े आदि। उसके पेट में एक गोल सी चीज भी थी जो शायद एक अंगूठी थी। डॉक्टर ने म्यूजियम की गुम हुई चीजों की लिस्ट देखी थी और उसमें एक पुरानी अंगूठी भी थी। डॉक्टर बताती है कि टेरी की हालत बहुत ही नाजुक थी और उसका ऑपरेशन करने के लिए सरकारी इजाजत चाहिए थी। उसने सोचा कि एक बीमार कुत्ते के लिए कौन इतना समय बर्बाद करेगा, लेकिन अगले ही दिन उसे पता चला कि टेरी मर गया। कुरियन उससे अय्यप्पन के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताती है कि अय्यप्पन वहाँ ड्राइवर का काम करता था और वो उसे लगभग 6 साल से जानती थी। हाल ही में उसे इंचार्ज से पता चला कि अय्यप्पन ने ही टेरी को मार दिया था। नोबुल घर वापस आकर अपने कुत्ते के साथ समय बिता रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। वो तुरंत प्रवीण को फोन करके टेरी के हैंडलर्स के बारे में जानकारी मांगता है। अगले दिन नोबुल और प्रवीण सुधी नाम के एक व्यक्ति से मिलने जाते हैं जो टेरी का एक हैंडलर था। सुधी उन्हें कई बातें बताता है। म्यूजियम की घटना के बाद सुधी को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। एक कुत्ते की सेवा का समय 8 साल का होता है और उसी के साथ साथ उसका मालिक भी रिटायर हो जाता है। अगर वो दोबारा नौकरी में आना चाहता है तो उसे नए कुत्ते के साथ प्रशिक्षण लेना होगा जिसमें 9 महीने लगेंगे। लेकिन सुधी दोबारा ये प्रशिक्षण लेना नहीं चाहता था क्योंकि उसका टेरी से बहुत लगाव था। सुधी एक और चौंकाने वाली बात बताता है कि एक कुत्ते के 2 हैंडलर होते हैं। टेरी का दूसरा हैंडलर जैस्मिन था। जैस्मिन टेरी को गोद लेना चाहता था, लेकिन तभी टेरी की तबीयत खराब हो गई और वो अपने मालिक को भी भूल गया। वो अजीबो गरीब चीजें खाने लगा था। सुधी बताता है कि टेरी को ये बीमारी अचानक नहीं हुई थी। जैस्मिन को ये बात पहले से ही पता चल चुकी थी। कुछ महीनों पहले वो टेरी को लेकर नक्सली इलाके में गए थे, जहाँ टेरी ने एक बॉम्ब को अपने मुंह में ले लिया था। जैस्मिन ने तभी भांप लिया था कि टेरी के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर वो ये बात अधिकारियों को बताता तो टेरी को नौकरी से निकाल दिया जाता और जैस्मिन की नौकरी भी चली जाती। सुधी बताता है कि जैस्मिन टेरी के बहुत करीब था। म्यूजियम की घटना के बाद जैस्मिन और सुधी को सस्पेंड कर दिया गया था। नोबुल पूछता है कि अब जैस्मिन कहाँ है। सुधी उसका पता बताता है और कहता है कि उनकी बातचीत होती रहती है। 2 पुलिस वाले जैस्मिन के घर जाते हैं। पूछताछ करने पर पता चलता है कि जैस्मिन कई दिनों से घर पर नहीं आया और वो अकेला रहता था। नोबुल सुधी से जैस्मिन को फोन करने के लिए कहता है। सुधी उसे फोन करता है और स्पीकर पर रखकर आम बातचीत करता है। जैस्मिन कहता है कि वो घर पर है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। जब सुधी दोबारा फोन करता है तो जैस्मिन का फोन बंद हो जाता है। नोबुल समझ जाता है कि जैस्मिन कुछ छुपा रहा है। वो तुरंत जैस्मिन के फोन को ट्रैक करवाता है और पता चलता है कि वो एर्नाकुलम में ही है। नोबुल अपनी टीम के साथ उस जगह की ओर बढ़ता है। रास्ते में सुधी जैस्मिन के बारे में और बातें बताता है। म्यूजियम की घटना के बाद जैस्मिन ने सुधी से कहा था कि वो टेरी से कितना प्यार करता है और डॉग स्क्वाड में आने के बाद ही उसे पहचान मिली थी। लोग उसे टेरी का जैस्मिन कहते थे और वही टेरी उसे भूल गया था। जैस्मिन ने सुधी से कहा था कि वो इंचार्ज से टेरी को गोद लेने की गुजारिश करेगा ताकि वो खुद उसका इलाज और देखभाल कर सके। अगले दिन जैस्मिन बाबू के पास जाकर यही बात कहता है। बाबू उसे बताता है कि टेरी का इलाज चल रहा है
और इस हालत में उसे गोद लेना संभव नहीं है। जैस्मिन बाबू को अपने बचपन की एक घटना सुनाता है। हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में दिखाया गया बच्चा कोई और नहीं बल्कि जैस्मिन था और वो काला कुत्ता उसी का था। जैस्मिन के पिता जानवरों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव वाले जब एक सांप को पत्थर से मार रहे थे तो उसके पिता ने उस सांप की जान बचाई और उसका इलाज करने के लिए उसे अपने शर्ट के अंदर रख लिया। ये देखकर गांव वाले उनके पिता को पत्थर मारने लगे। उसी समय सांप ने उनके पिता को काट लिया और वो जमीन पर गिर गए। कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, सिर्फ उनका काला कुत्ता उनके पास था। ये सब सुनने के बाद बाबू जैस्मिन को डॉग शेल्टर भेज देता है, ये देखने के लिए कि क्या टेरी उसे पहचानता है। अगले दिन जैस्मिन डॉग शेल्टर जाता है। उसी समय वो महिला डॉक्टर भी वहाँ आती है। शेल्टर के कर्मचारी जैस्मिन को सच नहीं बताते कि टेरी मर चुका है। वो यही कहते हैं कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। बाद में जब जैस्मिन उस डॉक्टर से मिलता है तो उसे सच्चाई पता चलती है कि टेरी मर चुका है और उसे अय्यप्पन ने मारा है। ये सुनकर जैस्मिन सदमे में आ जाता है और टेरी की कब्र के पास जाकर बहुत अफसोस करता है। आज के समय में नोबल और उसकी टीम उस जगह की ओर बढ़ती है जहां जैस्मिन का फोन एक्टिव था। वो शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाका होता है। एक छोटी नाव से वो वहां तक पहुंचते हैं। घर के अंदर जाने पर वो देखते हैं कि जैस्मिन ने फांसी लगा ली है। घर से बदबू आ रही होती है और खून के धब्बे भी होते हैं। तभी नोबल देखता है कि जैस्मिन अभी मरा नहीं है, उसकी सांसें चल रही हैं। सभी पुलिस वाले उसे नीचे उतारते हैं और उसका इलाज करवाया जाता है, लेकिन जैस्मिन पुलिस के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। अब पुलिस वालों को इस केस को बंद करना होता है, इसलिए वो अपनी एक काल्पनिक कहानी गढ़ते हैं। वो लिखते हैं कि अमली राजू जो एक पुलिस वाला था, उसके बड़े बड़े लोगों से संबंध थे। जब कर्नाटका पुलिस एक धोखाधड़ी मामले में केरला आई तो उन्हें कुछ संदिग्धों के नाम मिले, जिनमें से एक राजू का नाम भी था। कर्नाटका पुलिस ने राजू से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी ताकि लिस्ट से उसका नाम हटा दें। राजू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अय्यप्पन से मदद मांगी। हाल ही में म्यूजियम में हुई चोरी के बाद टेरी को जांच के लिए ले जाया गया था, लेकिन अल्जाइमर की वजह से उसने कई चीजें खा ली थी, जिसमें एक पुरानी अंगूठी भी थी। अय्यप्पन उसी डॉग शेल्टर में काम करता था। राजू और अय्यप्पन ने इसी बारे में बात की थी, इसलिए अय्यप्पन ने मौका देखकर टेरी को मारा और उसका पेट चीरकर अंगूठी निकाली और कोयम्बटूर जाकर उसे बेचकर पैसे हासिल कर लिए। अगले दिन जब जैस्मिन टेरी को देखने शेल्टर जाता है तो उसे पता चलता है कि टेरी मर चुका है और अय्यप्पन ने उसे मारा है। जब अय्यप्पन गाड़ी से वापस केरला आ रहा था तो जैस्मिन ने उसे किडनैप करके मार दिया। उसने अय्यप्पन के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गली के कुत्तों को खिला दिए। उसके बाद जैस्मिन ने अय्यप्पन के नाम से राजू को भी किडनैप कर लिया, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही टेरी की मौत हुई थी। जैस्मिन ने राजू को भी मारकर उसके टुकड़े कुत्तों को खिला दिए। उन्हीं कुत्तों में से एक ने राजू की उंगली को खाकर सड़क किनारे उल्टी कर दी थी, जो पुलिस को मिली थी। जब सुधी ने जैस्मिन को फोन किया तो वो समझ गया था कि पुलिस उसके पास पहुंच रही है, इसीलिए उसने फांसी लगा ली, लेकिन पुलिस ने उसकी जान बचा ली। सच में दोस्तों, एक इंसान ने अपने कुत्ते के लिए 2 लोगों को मार दिया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार और दमदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।